हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज क्लास 12th के फिजिक्स का तीसरा भाग लेकर के उपस्थित हूं। तो इससे पहले यदि मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आज क्रैश कोर्स का ये तीसरा भाग है, फिजिक्स का तीसरा भाग है। तो इसमें आज का टॉपिक है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होती है, इसको हम लिख देते हैं पहले। वो जानने प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। तो हम पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो हम ध्यान देंगे कि हम इससे पहले प्रकाश का अपवर्तन बताए हैं कि जब प्रकाश की किरण, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। तो ये विरल माध्यम, ये कांच है। क्या है? कांच है। ये कांच है और ये हवा है। तो हवा का अपवर्तनांक कम है और कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है। तो ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण यहां पर जाएगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। यह क्या हो जाएगा? झुकेगा अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। यह टॉपिक हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो यही प्रकाश विचलित हो गया। कितना विचलन हुआ? यह देखिए कितना विचलन हुआ। अगर ये वास्तविक ये प्रकाश की किरण है, अगर ये कांच नहीं रहता तो ये हो गया आपका विस्थापन। इतना दूरी से वह विस्थापित हो गया। याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। अगला टॉपिक देखिए, यह है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। और यह है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये है आपका निर्गत किरण। तो जब प्रकाश की किरण, ये यहां पर देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए, जब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनती है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण, अपवर्तन कोण समझ लिए। पहले हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो जब प्रकाश की किरण, इसकी परिभाषा होती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रविष्ट करती है तो विरल माध्यम में यदि 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसकी अपेक्षा जो सघन माध्यम में कोण बनती है
उसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से मिलाएंगे, लिख देते हैं। जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री बनता हो तो उसके संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए यहां पर, देखिए एक कांच है, अब ये क्या हुआ कि इधर से प्रकाश की किरण जाती है। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम ऐसे समझाते हैं। देखिए ये 2 माध्यम है, ये है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। और नीचे हो गया विरल माध्यम। विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसका अपवर्तनांक अधिक हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये है इसका एक्सिस, समझे? तो ये प्रकाश की किरण आई यहां पर, तो अभिलंब तो यहीं पर डलेगा ना। देखिए ये अभिलंब है और ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण है। अब ये आपतित किरण है और ये यहां से इस इधर की ओर झुक गई। ये प्रकाश की किरण क्या हो गया? तो ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। क्या हो गया? अपवर्तित किरण। ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हुआ अपवर्तित। यहां से प्रकाश की किरणें आई और यह बिंदु है, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो है कोण बन गया कितना का? 90 डिग्री का। तो यह हो गया, सो क्या हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन कोण। और यहां देखिए ये आपतित किरण और यह अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये हो गया आपतन कोण। समझे? तो आपतन कोण ये हो गया, तो ये IC इसको लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा विरल माध्यम में, तो उसके संगत जो कोण बनेगा सघन माध्यम में, तो यही कोण कहलाता है क्रांतिक कोण। आई बात समझ में? क्रांतिक कोण समझ गए होंगे मेरे हिसाब से।
तो क्रांतिक कोण को हम IC से सूचित करते हैं। IC क्रांतिक कोण को IC से सूचित करते हैं, यानी ये आपतन कोण हुआ और अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री है। तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसके संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए, तो क्रांतिक कोण समझ गए। अब देखेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक इसके बीच क्या रिलेशन है, यानी इसका अपवर्तनांक μ1 और इसका अपवर्तनांक μ2। चूंकि अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं तो μ1 जो हुआ सो इसको μg लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि μg का मतलब हुआ ग्लास का अपवर्तनांक। अब μ2 जो हुआ सो म्यू सघन माध्यम ना, तो μg ग्लास ऊपर था, सॉरी ये सघन माध्यम, ये हुआ μg यानी ग्लास, और ये हुआ ए का मतलब हुआ एयर। नीचे क्या है? हवा है। नीचे क्या है? हवा है। और ये क्या है? कांच है। इधर कांच है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक हवा से अधिक होता है, इसीलिए यह क्या है? सघन माध्यम है। चलिए, तो हो गया ये क्रांतिक कोण समझ गए कि जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो सघन माध्यम में बने अपवर्तन कोण के समानुपात में जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी में जानते हैं आपतन कोण का मान कैसे निकाला जाए, क्रांतिक कोण का मान कैसे निकाला जाता है। तो क्रांतिक कोण का मान हम कैसे निकालेंगे वो हम जानते हैं। क्रांतिक कोण को यानी I बराबर ICR जो हुआ से ये 90 डिग्री हुआ। तो यहां पर हम स्नेल के नियम से जानेंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम होता है μ2 sin I बराबर μ1 sin I बराबर μ2 sin R। तो μ1 sin I के जगह पर कितना देंगे? sin I यानी IC। sin I के जगह पर देंगे sin IC। चलिए, या स्नेल के नियम साइन μ1 sin I बराबर μ2 sin R, या एक और होता है म्यू बराबर sin I बट्टे sin R। ये भी स्नेल के नियम ही है। आपको एक और नियम है μ1 sin थीटा 1 बराबर μ2 sin थीटा 2। तो इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से आ रही है और इधर की ओर मुड़ी। तो ये दूसरा माध्यम है, इसके लिए पहला माध्यम। ये जो सघन माध्यम है और यह क्या है? विरल माध्यम है। तो यहां पर थीटा 1 जो होगा इधर आ रही है ना, तो ये थीटा 1 हो गया 90 डिग्री इधर से, और थीटा 2 हो गया IC। तो ये बन जाएगा μ1 sin 90 डिग्री बराबर μ2 sin IC। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का मान sin 90 डिग्री बराबर 1। तो μ2 इतना का मान 1 हो गया, तो μ1 बराबर μ2 sin IC। तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं μ2 बट्टे μ1, यानी μ2 बट्टे μ1 बराबर 1 बट्टा sin IC, या इसको म्यू बराबर μ2 बट्टे μ1। क्योंकि दूसरा माध्यम से पहला माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है, इसको लिख सकते हैं म्यू बराबर 1 बट्टा sin IC।
ये हुआ क्रांतिक कोण निकालने का मान। अब इसमें इस पर एक क्वेश्चन भी हम आपको दे देते हैं। इस पर एक क्रांतिक कोण निकालने का एक क्वेश्चन है आपका कि कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान निकाले। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान निकाले जब प्रकाश की किरण जो है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान निकाले जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है। तो इसको लिख सकते हैं ए म्यू जी, यानी ए से एयर से 2 ग्लास में गया तो 1/sin आई सी। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? म्यू बराबर 1.5 होता है। तो हमको आई से निकालना है ना, तो sin आई से यानी 1/1.5 यानी 10/15। ये काटेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 यानी 0.66 मान आया है इसका क्रांतिक कोण। ये इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो यह लगभग जो है लगभग 41 पॉइंट समथिंग आता है, जिसको 42 डिग्री माना जाता है। 42 डिग्री जो है इसका एंगल होगा, यानी कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री होता है। चलिए आप इसे उतारिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक चलिए अब अगला टॉपिक है आप लोगों के लिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए अभी हम क्रांतिक कोण समझाए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह विरल माध्यम में जो है उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, तो उसके संगत को कोण जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो यहां पर इसकी परिभाषा होगी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रविष्ट करती है तो वह पूर्ण रूप से प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए लौट जाती है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा हम लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई लौट जाती है, जिसे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण, फिर से समझेंगे,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वह पूर्ण रूप से लौट जाती है। यह घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। चलिए, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया, 2 नंबर के है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त। तो इसके 2 शर्त है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्त है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्त हैं। पहला, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा है क्रांतिक कोण का आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। नंबर दूसरा शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। ये 2 शर्त हैं। आपको परीक्षा में ये 2 नंबर का बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग लिखिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे हम बताते हैं प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कुछ प्राकृतिक प्रभाव। प्रकाश के परावर्तन के कुछ प्राकृतिक प्रभाव। ये प्रकाश के परावर्तन के कुछ प्राकृतिक प्रभाव क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहला है हीरा का चमकना। हीरा का चमकना। तो हीरा जो होता है, हीरा जानते हैं डायमंड, यह जो होता है इसका क्रांतिक कोण का मान जो होता है 2.42 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण का मान। तो इसमें जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो यह पूर्ण रूप से इसका परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण यह चमकीला होता है। जब प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करती है हीरा में, तो पूर्ण रूप से इसी में क्या होता है, परावर्तित होकर इसी में रह जाती है या परावर्तित होकर के निकलती है, जिसके कारण यह क्या होता है, चमकीला होता है। तो पहला घटना है प्रकाश के हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ऐसे हीरा कठोर होता है या उसके कार्बनों के बंधन पर निर्भर करता है। उसका जो कार्बन के बीच बंधन होते हैं वह अत्यधिक प्रबल बंधन द्वारा जुड़ा होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है। और हीरा में कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, जिसके कारण उसके पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसीलिए हीरा जो होता है वह कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वह सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वह 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके पास शेष बच जाता है, तो वही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिसके कारण वह उसमें चलकता गुण आ जाता है। उसके बंधन कमजोर होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट फिसलदार होते हैं, मुलायम होते हैं। तो हीरा ग्रेफाइट वो हो गया। लेकिन चमकना जो है, हीरे का चमकना जो है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। दूसरा है मृगमारीचिका। मृगमारीचिका
का। तो ये मृगमरीचिका क्या है? तो मृगमरीचिका यह परीक्षा में पूछा भी जाता है कि मृगमरीचिका से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि गर्मी के दिनों में, लिखेंगे इसका लिख लीजिए परिभाषा, कि गर्मी के दिनों में मरुस्थल, पहाड़ी या बलुई जगह पर जब वायुमंडल गर्म होता है तो वह नीचे से ऊपर की ओर उठता है, जिससे ऊपर का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, डेंसिटी ऊपर का बढ़ जाता है। जब प्रकाश की किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है, अर्थात ऊपर हो गया सघन माध्यम और नीचे हो गया विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वह पूर्ण रूप से परावर्तन होता है, पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण छाया वाले जगहों पर एक जलाशय नजर आता है। यह एक प्रकाशीय भ्रम है, वहां पर कोई वास्तव में जलाशय नहीं होती है। इसे ही मृगमरीचिका कहते हैं। यह प्रायः राजस्थान, बलुई जगह, मरुस्थल जगह पर देखने को मिलता है। फिर से मिलाएंगे। जब प्रकाश की किरण गर्मी के दिनों में, ऐसे मिलाएंगे कि गर्मी के दिनों में मरुस्थल वाले जगहों पर गर्म वायु ऊपर की ओर उठता है, जिससे ऊपर का घनत्व बढ़ जाता है और नीचे का कम जाता है। तो ऊपर से जब नीचे की ओर प्रकाश की किरण आती है तो उसका पूर्ण रूप से परावर्तन होता है, यानी पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे छाया वाले जगहों पर एक जलाशय नजर आता है। यह एक प्रकाशीय भ्रम है। यही घटना मृगमरीचिका कहलाती है। यानी आप देखेंगे गर्मी के दिनों में सड़क पर भी जो है दूर दूर ताकिएगा तो एक चिलमिलाता हुआ छाया वाले भागों पर, जगहों पर जलाशय, पोखर, तालाब नजर आता है, लेकिन वहां पर कोई वास्तव में तालाब, पोखर नहीं होता। तो यह क्या है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है, वहां पर जाने से कुछ होता नहीं। तो यह घटना ही क्या कहलाता है? मृगमरीचिका कहलाता है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो चलिए आप इसे समझ गए होंगे कि मृगमरीचिका कैसे बनती है, हीरा कैसे चमकती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त समझ लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ लिए, उसके बाद क्रांतिक कोण समझ लिए। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है। अगला टॉपिक है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर क्या है यह हम जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। फिर से समझाएंगे, फिर से लिखेंगे आप लोग। ऑप्टिकल फाइबर लिख देते हैं। देखिए लिख दिए हैं कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता की बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक युक्ति है जो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। यह प्रकाश को बहुत ही कम लॉस होता है, कम हानि होने देता है। अब हम इसका जानेंगे स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर जानेंगे। इसके 3 भाग होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर
के 3 भाग होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के कितने भाग? 3 भाग। ऑप्टिकल फाइबर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होता है बताते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग को कहते हैं क्लैडिंग्स। ये जो भाग है क्लैडिंग, और इसके ऊपर जो है एक लेयर चढ़ा होता है जिसको कहते हैं जैकेट। ये जो है जैकेट, और नीचे वाला भाग जो है इसको कहते हैं कोर। इसी से प्रकाश जो है लाइट इन, इधर लाइट आउट। ये जैकेट हो गया, और इसको कहते हैं क्रोड या क्रोड। तो इसके 3 भाग होते हैं, क्लैडिंग, कोर और जैकेट। चलिए अब जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। उपयोग ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चिकित्सीय जांच में, पहला चिकित्सीय जांच में, दूसरा प्रकाश संकेत के प्रेषण में, प्रकाश संकेतों के प्रेषण में, तीसरा विद्युत संकेत के प्रेषण और अभिग्रहण में, विद्युत संकेत के प्रेषण और अभिग्रहण में, यानी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लिखेंगे 1 किलो, नोट में लिख देंगे कि नोट में 1 किलोमीटर की दूरी पर 5% प्रकाश की हानि होती है। 1 किलोमीटर की दूरी पर मात्र 5% प्रकाश की हानि होती है। चलिए अब इसे आप लोग उतारिए। इसके बाद आगे है पढ़ना प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी में रखी छड़ी टेढ़ी मालूम पड़ती है। पहला, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी छड़ी टेढ़ी मालूम पड़ती है। दूसरा, ये पहला था, दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी का निचला तल उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। एक है वायुमंडलीय अपवर्तन, वह भी अपवर्तन की ही घटना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारा का टिमटिमाना होता है। तो यहाँ पर ये वह भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। लिख देंगे वायु, लिख लीजिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो ये सब जो है वायुमंडलीय अपवर्तन यानी प्रकाश के अपवर्तन
के घटना है। समझे? तो चलिए अब आज का मैं वीडियो यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। आप लोग इसे उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके आप इसे उतारिए। परीक्षा में आने की 100% गारंटी है। तो आप लोग को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग पहली बार है मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड होती है। आप इसे देखें, लिखें, याद करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता रहूंगा। तो वीडियो को खत्म करो। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद।